हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू इजी जीएसटी फॉर यू। आई एम योर होस्ट गिरीश कुलकर्णी और आज है सेकेंड डे ऑफ द 6 days एडवांस्ड जीएसटी कोर्स विच वी आर कंडक्टिंग थ्रू ई लर्निंग। और बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे, just would like to remind you all about the course details. आपको पता है ये 6 days 6 video lectures का course है. This is the second GST course which is launched by us after the first 15 days basic GST course. So जो लोग इस कोर्स के साथ हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको बता दूं कि if you also attend the first GST course it will be better because काफी सारे conceptual clarity हमने उसमें ले रखी है. उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स है ये सेकंड जो जीएसटी कोर्स है वो, और उसके लिए सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए सिंपल 4 रूल्स है. क्विकली मैं वो रूल्स बता के आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ. Very simple rules. Rule number 1, you have to be the subscriber to our channel. Rule number 2, you have to watch all the 6 videos with entirely with the watch time, the entire watch time. Thirdly, you have to press the like button for all the 6 videos. And fourthly, हम लोग सिक्स वीडियोस होने के बाद एक वीडियो रिलीज करेंगे जिसमें इसका 4th स्टेप का डिटेल आपको प्रोसीजर बताएंगे. बट in short, you have to send one self declaration on our email address easygst4you@gmail.com, जिसमें आपको ये 3 चीजों का कंफर्मेशन देना है हमको, और उसी के साथ साथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है. लेकिन दिस यू हैव टू डू बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, और वो स्पेसिफाइड डेट क्या है वो हम लोग 6 लेक्चर के बाद वाला जो वीडियो है उसमें बता देंगे. बट आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप वीडियोस जैसे जैसे रिलीज हो रहे हैं वैसे वैसे कंप्लीट करें, ताकि एंड में पाइलअप ना हो जाए और आपको डिले ना हो जाए स्पेसिफाइड डेट के बाद अप्लाई करने में. तो स्पेसिफाइड डेट के पहले ही आपको अप्लाई करना है, ये ध्यान में रखिए. आप जैसे जैसे वीडियोस रिलीज हो रहे हैं वैसे वैसे आप कंप्लीट करो. इसी के साथ आज के टॉपिक को हम लोग शुरुआत करते हैं. आज का टॉपिक जो है दैट इज कॉम्पोजिशन स्कीम अ क्रिटिकल एनालिसिस. तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है, इसके रिलेटेड बेनिफिट कौन ले सकता है, इसमें जो बेनिफिट्स कहे गए हैं वो एक्चुअली बेनिफिट्स कौन से हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके कंडीशंस कौन से हैं, और अगर वो कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई होते तो क्या होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली कॉम्पोजिशन का मीनिंग क्या है. तो एक बात हमको समझनी चाहिए, कोई भी जब एक्ट पास होता है, लेजिस्लेशन आता है, तो उसमें स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए कुछ बेनिफिट्स दिए गए रहते हैं, और वो बेनिफिट्स मे बी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, मे बी इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस, मे बी इन टर्म्स ऑफ द टैक्स पेमेंट एटसेट्रा. तो जीएसटी में ऐसे क्या बेनिफिट्स है जिसको हम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम कहेंगे, वो देखते हैं. तो उसका मतलब यही है कि बेनिफिट विच इज गिवन टू द स्मॉल टैक्स पेयर्स इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस एंड कॉम्प्लिकेशंस. तो जितने कॉम्प्लिकेशंस नॉर्मल टैक्स पेयर को है उससे थोड़े कम कॉम्प्लिकेशंस और कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट है कॉम्पोजिशन स्कीम वाले जो डीलर्स हैं उनके लिए. उसके बाद स्मॉल टैक्स पेयर्स कैन गेट रीड ऑफ द टीडियस जीएसटी फॉर्मेलिटीज एंड पे टैक्स एट अ फिक्स रेट ऑफ टर्नओवर. आपको पता है जीएसटी में एचएसएन कंसेप्ट है, और एचएसएन वाइज टैक्स रेट अलग अलग है अलग अलग कमोडिटी के लिए. इसी के साथ साथ एसएससी है, सर्विस अकाउंटिंग कोड. सर्विसेज को भी अलग अलग रेट्स है. मेजॉरिटी ऑफ द सर्विसेज आर कवर्ड बाय 18%, बट स्टिल देयर आर वेरियस रेट्स. तो जो भी कॉम्पोजिशन स्कीम में कवर होते हैं उनके सप्लाई के लिए उनको बोला गया है कि आप ये सेपरेट रेट से अलग अलग कमोडिटीज के टैक्स मत पे करो, you pay the GST at a fixed rate, तो which is obviously lesser than the normal commodity rates. तो इसकी वजह से ये एक बेनिफिट उनको और दिया गया है. और आज की तारीख में ये स्कीम का बेनिफिट कौन ले सकता है, तो ऐसे सब डीलर्स जिनका एनुअल टर्नओवर इज लेस देन 1 CR रुपीस. अभी इसके बारे में डिटेल हम लोग देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके रिलेटेड जो लीगल प्रोविजन है वो हम लोग चेक करेंगे. इट इज कवर्ड बाय सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. इट सेज अ रजिस्टर्ड पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड होना जरूरी है जीएसटी में ये कॉम्पोजिशन का बेनिफिट लेने के लिए, उस एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर
पिछले फाइनेंशियल ईयर में जिसका एग्रीगेट टर्नओवर, ये टर्म हमने देखी हुई है ऑलरेडी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक में, 15 डेज वाले कोर्स में हमने एग्रीगेट टर्नओवर क्या है उसके बारे में देखा है। तो उसमें ऑल टाइप्स ऑफ टर्नओवर्स कवर हो जाते हैं, जीरो रेटेड कवर हो जाएंगे, उसमें एग्जाम कवर हो जाएंगे। लेकिन आप देखोगे कि कॉम्पोजिशन सप्लायर के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है, तो वो रिस्ट्रिक्शन में क्या क्या वो नहीं कर सकता, उसमें भी इसमें से कुछ चीजें आती है। तो एग्रीगेट टर्नओवर मींस एवरीथिंग। उसके बाद कितना एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो इट डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। तो आप बोलोगे अभी तो 1 CR बोला, अभी ये 50 लाख रुपीज है, तो जस्ट फॉर टाइम बिंग पार्क दिस थॉट कि 50 लाख रुपीज का यहाँ पे बेसिक प्रोविजन में लिमिट रखा हुआ है। मे ऑप्ट, इस पे हम लोग आएंगे थोड़ी देर में, मे ऑप्ट टू पे, इट इज अ ऑप्शन गिवन टू द पर्सन, इट इज नॉट कंपल्सरी कि भाई 50 लाख के नीचे है तो यही स्कीम को अपनाना है, ऐसा नहीं है, इट इज ऑप्शन टू पे इन लिeu ऑफ द टैक्स पेएबल। मतलब इंस्टेड ऑफ पेइंग द नॉर्मल टैक्सेस, उनको ऑप्शन दिया गया है कि एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट सच रेट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे वो रेट से आपको टैक्स पे करना है, ना कि आपका जो नॉर्मल सेक्शन 9(1) का लेवी है उसके हिसाब से आपको टैक्सेस नहीं पे करने हैं। सिंपल मतलब में आपको एक स्पेसिफाइड रेट दिया जाएगा, उस रेट से आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने हैं। वो देखे नहीं जाएंगे कि कौन से गुड्स आपने बेचे, उसका रेट क्या 18 था या 28% था या 12% था, वो नहीं देखा जाएगा। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, तो ये सब कर सकता है वो, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स। तो वो भी हम लोग आज देखेंगे कि वो कंडीशंस क्या है, वो रिस्ट्रिक्शंस कौन सी है। इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर इज वन प्रोविजो टू सेक्शन 10 व्हिच सेज प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट में by notification increase the said limit of 50 lakh rupees to such a higher amount not exceeding 1 crore 50 lakh rupees। तो ओरिजिनल सेक्शन ऑफ कॉम्पोजिशन में टर्नओवर की लिमिट दी गई है 50 लाख रुपीस, और प्रोविजो में दिया गया है कि गवर्नमेंट को अगर लगता है कि ऐसा करना चाहिए तो नोटिफिकेशन निकाल के, वो बताएंगे कब नोटिफिकेशन निकालेंगी, जब जीएसटी काउंसिल उनको रेकमेंड करेगा। तो रेकमेंडेशन इज अ कंडीशन हियर, रेकमेंडेशन होना चाहिए काउंसिल की तरफ से, तब गवर्नमेंट जाके नोटिफिकेशन निकालेगा और वो 50 लाख की लिमिट बढ़ा सकता है, इंक्रीज। बट कहां तक वो बढ़ा सकता है, तो ओनली 1 करोड़ 50 लाख रुपीस तक ही बढ़ा सकता है। ये इसका बेसिक सेक्शन है। तो ये जो 1 करोड़ 50 लाख रुपीस का जो अमाउंट यहाँ पे दिया गया है, वो इट इज अमेंडेड फ्रॉम 1 फरवरी 2019। इसके पहले यहाँ पे 1 CR का था। मतलब बेसिक सेक्शन में 50 लाख दिया है और प्रोविजो के थ्रू बोला है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है तो वो बढ़ाएगी अप टू 1 CR या 1.5 CR। तो ऐसा क्यों नहीं किया कि बेसिक प्रोविजन में ही 1 करोड़ या 1 करोड़ 50 लाख डाला। तो द इंटेंशन कैन बी मेनी, बट व्हाट आई कैन थिंक ऑफ ये है कि इसमें देखिए, जब ये नोटिफिकेशन के थ्रू निकालते हैं तो नोटिफिकेशन कैन बी विड्रॉन एट अ लेटर डेट। सो ये जो बेनिफिट बढ़ा के दिया है 1 करोड़ 50 लाख तक, मतलब अभी तो फिलहाल 1 करोड़ ही किया हुआ है उसमें से यूटिलाइज, बट लिमिट मैक्सिमम सेट किया है, एनेबल किया है 1 करोड़ 50 लाख तक, एनेबलिंग प्रोविजन है। तो ये बाद में अगर नोटिफिकेशन निकालना चाहती है तो गवर्नमेंट निकाल सकती है, लेकिन अगर सेक्शन में ही अमेंड करके 50 लाख की जगह पे 1 करोड़ 50 लाख कर दी थी तो फिर नीचे नहीं आ सकती थी। तो शायद इसके लिए, दिस इज वन थॉट, शायद इसके लिए वो प्रोविजो के थ्रू उस लिमिट को बढ़ा सकता है। तो आज की तारीख में क्या है वो लिमिट्स, तो देखते हैं कि स्टेट्स वाइज है। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है जिसमें कवर कौन से स्पेसिफिक किए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश, उनको लिमिट है 75 लाख बिकॉज दोज आर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। और ऑल अदर स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज को 1 CR है। तो अभी तो ये दो ही लिमिट्स आपको ध्यान में रखने हैं, बट फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया कि प्रोविजन जो एक्ट में है उसमें 50 लाख की लिमिट दी गई है, और थ्रू प्रोविजो टू द मेन प्रोविजन वो कहता है कि थ्रू नोटिफिकेशन इट मे बी इंक्रीज अप टू 1 करोड़ 50 लाख। तो ये था बेसिक जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम का बेस सेक्शन 10। अभी क्या रेट्स
अप्लाई होंगे, जहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मल रेट्स ना चार्ज करते हुए स्पेशल रेट्स पे चार्ज करना पड़ेगा। तो वो स्पेशल रेट्स क्या है, ये भी दोस्तों अभी के हाल फिलहाल जो रेट्स चल रहे हैं वो रेट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 जनवरी 2018। इसमें चेंजेस कैसे हुए, नोटिफिकेशन कब आया, क्या चेंजेस हो गए, अगर ये आपको जानना है तो हमने अलग से इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं इधर ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो आप चेक कर सकते हो और उस पे वो वीडियो आपके इंटरेस्ट से देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग उतने ही दिखा रहे हैं जो अभी आज की तारीख में एप्लीकेबल रेट्स है। तो उसमें दोस्तों उन्होंने 3 कैटेगरीज की हुई है। फर्स्ट इज दैट मैन्युफैक्चरर्स other than manufacturers of such goods as may be notified by the government. तो all the manufacturers who are getting covered by composition scheme, उनको एक रेट दिया गया है। उसमें से सिर्फ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस कौन से वो आगे चल के देखेंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आइसक्रीम, टोबैको प्रोडक्ट्स एटसेट्रा जो है उनको यहाँ से एक्सक्लूड किया है, तो उनको ये बेनिफिट ऑफ कॉम्पोजिशन नहीं मिल सकता इफ दोज आर मैन्युफैक्चरर्स। उनके लिए रेट है 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट, मतलब 0.5% ऑफ सीजीएसटी, 0.5% ऑफ एसजीएसटी बिकम्स 1% इन टोटल। उसके बाद सप्लायर्स मेकिंग सप्लाईज रेफर्ड इन क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 6 ऑफ शेड्यूल 2। अब ये शेड्यूल 2 में कौन सी सर्विस कवर की गई है, कौन सी एंट्री कवर की गई है पैराग्राफ 6B में, ये देखने के लिए हमको शेड्यूल 2 क्या है वो समझना पड़ेगा। ब्रीफली बताता हूँ, शेड्यूल 2 इज अ डीमिंग फिक्सचर, जिसका मतलब है कि शेड्यूल 2 में कहा गया है कि what should be considered as supply of goods and what should be construed as supply of services, not to have litigation around the area कि भाई ये एक सप्लाई जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विसेज है। इसके लिए वो डिस्टिंक्शन जीएसटी में दिया हुआ है। आई एम डाउटफुल कि वो कितना हेल्प करता है टू मिटिगेट लिटिगेशन, बट स्टिल दैट इज देयर। तो उसमें पैराग्राफ 6B में कौन सी एंट्री है वो क्विकली देखेंगे। तो शेड्यूल 2 की पैराग्राफ 6B में जो एंट्री है वो कहती है सप्लाई बाय वे ऑफ और एज अ पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर ऑफ गुड्स being food or any other article for human consumption or any drink other than alcoholic liquor for human consumption where such supply or service is for cash, deferred payment or valuable consideration. तो सप्लाई है, फॉर कंसिडरेशन है, बट ऑफ व्हाट है, तो इसमें फूड प्रोडक्ट्स एंड ड्रिंक्स, बट इसमें अल्कोहलिक लिकर नहीं है, तो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स एज वेल एज गुड्स जो फूड है इडेबल वो इसमें कवर होते हैं। तो इन शॉर्ट इनकी बात कर रहे हैं। तो रेस्टोरेंट में जो अपने को सर्विस मिलती है एज अ फूड सर्व्ड, ड्रिंक्स सर्व्ड विच आर नॉन अल्कोहलिक, एज वेल एज जो टेक अवे है या केटरिंग सर्विस है, ऑल सच काइंड ऑफ सर्विसेज आर कवर्ड अंडर शेड्यूल 2। तो इसको सर्विस कहा गया है जीएसटी में। तो वापस चलते हैं कि रेट्स के कैटेगरी में। तो ये जो सर्विस है सप्लाई ऑफ मेकिंग सच सर्विस of 6B of schedule 2, उसको 2.5% in the state, मतलब 2.5% state, 2.5% center, 5% in total। और तीसरी एक कैटेगरी है any other supplier eligible for composition levy under section 10 and the provisions of this chapter। तो इसको कहा गया है कि 0.5% of the turnover of taxable supplies। तो यहाँ पे भी 0.5% है, मैन्युफैक्चरर को भी 0.5% है यहाँ पे, और अदर कैटेगरी मतलब ट्रेडर कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेडर है उसको भी 1% है, यहाँ पे भी 1 है। तो इनिशियली मैन्युफैक्चरर्स को 2% था, वो रिड्यूस करके 1% किया गया है। तो दीज आर द रेट्स विच आर एप्लीकेबल। There is one more proviso to the section 10 which says provided further that a person who opts to pay tax under clause A, B और C, मतलब ये 3 कैटेगरी जो हमने देखी है वो may supply services। तो देखिए कि इसका थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि ओरिजिनली जब ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसमें सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ऐसी थी कि द पर्सन हु इज एलिजिबल टू गेट कवर्ड अंडर कॉम्पोजिशन शुड नॉट सप्लाई एनी सर्विस। ये था इनिशियल, बट बाद में जब अमेंडमेंट हो गया
तब अप टू अ सर्टन लेवल के जो सर्विसेज है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि प्योरली इनटू गुड्स से ही बंदा डील कर रहा है। इंसिडेंटल कभी कभी कुछ सर्विसेज में वो डील करता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाते हैं उससे। तो व्हेन द मेन सप्लाई इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इंसिडेंटल कुछ सर्विसेज होते हैं, ऐसे सिचुएशंस कवर करने के लिए एक अमेंडमेंट किया गया था। एंड देयर वाज वन थ्रेशोल्ड व्हिच वाज गिवन, जो आगे हम लोग देखेंगे कि क्या थ्रेशोल्ड तक सप्लाई ऑफ सर्विसेज अलाउड टू गेट कवर्ड अंडर कॉम्पोजिशन। तो इसमें वही बोलता है कि मे सप्लाई सर्विसेज अदर देन दोज रेफर्ड इन 6B। अभी 6B हमने देखा शेड्यूल 2 का, दैट इज रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट छोड़ के भी सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द टर्नओवर। मतलब जो टर्नओवर है वो टर्नओवर के 10% से ऊपर उसका वैल्यू नहीं जाना चाहिए, या तो फिर इन द प्रीसीडिंग और 5 लाख रुपीज, 5 लाख और 10% ऑफ द टर्नओवर विचएवर इज हायर में से उसका वैल्यू सर्विसेज का इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। इन दोनों में से जो भी हायर है उसके ऊपर। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो द कॉम्पोजिशन taxable person can also supply incidental services which are getting covered under these threshold of monetary limits. इसके बाद अभी 10(2) में जाएंगे, किस किस को ये एलिजिबिलिटी है, कौन एलिजिबल हो सकता है कॉम्पोजिशन के लिए, इसकी बात करेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट है कि the composition person is not engaged in supply of services subject to that limit which we discussed कि 5 लाख रुपीज और 10% ऑफ द टर्नओवर व्हिचएवर इज हायर, उसके ऊपर उसका सर्विस का सप्लाई नहीं है। उसके बाद दैट पर्सन इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स व्हिच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स। अभी इसमें बाकी सब चीजें आती है, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है व्हिच आर नॉट लेविएबल अंडर जीएसटी, या तो फिर और कुछ चीजें हैं जैसे वो कवर ही नहीं हो रही है जीएसटी से, वैसे सब चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। तो वैसे अगर सप्लायर है तो उसको भी कॉम्पोजिशन में एलिजिबिलिटी नहीं है। That person is not engaged in making any interstate outward supply of goods. अभी supply to other states, supply to SEZ, exports, ये सब चीजें यहाँ पे नहीं चलेंगी। अगर ऐसा कुछ भी केस है तो वो एलिजिबिलिटी से बाहर निकल जाएगा और ये कॉम्पोजिशन उसको अप्लाई नहीं हो पाएगा। The person is not engaged in making any supply of goods through e-com operator covered by TCS provisions. अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई वो कर रहा है विच इज कवर्ड बाय सेक्शन 52 स्पेसिफिकली, तो वो भी कवर नहीं हो जाएगा। और मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सच गुड्स विच आर रिकमेंडेड बाय द काउंसिल एंड नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, इसमें जैसे मैंने बताया आइसक्रीम, टोबैको प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा कवर होते हैं, तो वो लोगों को एलिजिबिलिटी अलाउड नहीं है। ये छोड़ के मतलब इसमें कंडीशंस में जो सेटिस्फाई होते हैं कि हु इज नॉट in the supply of service, who is not making, वो सबको composition करने का ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद उससे जुड़ी कुछ मिसलेनियस चीजें देखेंगे। Aggregate turnover is computed for a composition taxable taxpayer shall not include interest income। ये स्पेसिफिकली उन्होंने ऑर्डर पास करके क्लियर किया था कि अगर डिपॉजिट है, किसी ने पूरा गुड्स का टर्नओवर है उसका, लेकिन डिपॉजिट रखा है एफडी में, एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा है, प्रोप्राइटर है लेट्स समझो, तो उसका इंटरेस्ट है वो एग्रीगेट टर्नओवर के लिए कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक चीज है। दूसरा है कि अ पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस अगर कुछ एग्जेम्प्ट सर्विस सप्लाई कर रहा है तो उसको भी कवर नहीं किया जाएगा इसमें। उसके बाद स्कीम कैन नॉट बी ऑप्टेड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या है कि अगर एक नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है, अगर नया ही रजिस्ट्रेशन ले रहा है मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो वो स्टार्टिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन से ले सकता है कॉम्पोजिशन में। लेकिन कोई नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है और उसको वॉलंटरीली आज इधर से चेंज करके मुझे टैक्स इसमें जाना है, ऐसे नहीं कर सकता। ही हैज टू वेट अप टिल द एंड ऑफ द ईयर एंड फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ही कैन गेट इनटू द कॉम्पोजिशन स्कीम, बट उसके लिए 31 मार्च के पहले उसको अप्लाई करना है उसके लिए। उसके बाद इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल he must not be in the possession of stocks which are purchased from unregistered person। मतलब अगर है भी उसके पास स्टॉक अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उसको उसके ऊपर टैक्स पे करके फिर कन्वर्ट होना पड़ेगा। अभी ये थे कुछ मिसलेनियस चीजें। अभी देखेंगे कंडीशंस या प्रिस्क्रिप्शंस क्या है, मतलब व्हाट आर द कंडीशंस दोस शुड बी फुलफिल्ड। एट द सेम टाइम व्हाट आर द प्रिस्क्रिप्शंस, इफ दोस आर नॉट सेटिस्फाइड तो उसके बाहर चला जाएगा कॉम्पोजिशन स्कीम के। ये सब चीजें देखेंगे। तो फर्स्ट है फॉरमोस्ट कि वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। उसको जो भी 1% मतलब 0.5, 1%, 2.5, 2.5, 5% ये खुद के मार्जिन से टैक्स भरना है।
he will not collect it from the customers like any forward charge, he will not. दूसरा है कि is not entitled to any input tax credit, जो भी परचेसेस कर रहा है वो उस पे जो भी टैक्सेस पे होके आ रहा है उसका बेनिफिट वो नहीं ले पाएगा, उसका वो कॉस्ट माना जाएगा। आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट, ये हमने देखा कि दोज आर नॉट कवर्ड अगर वो मैन्युफैक्चरर है, लेकिन इसका अगर ट्रेडर है तो वो कॉम्पोजिशन में आ सकता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन एनआर टैक्सेबल पर्सन है तो दोनों भी केस में इसको कॉम्पोजिशन में अलाउड एंट्री नहीं है। उसके बाद एक पैन है, समझो उसका एक पैन के अंदर 2 जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, एक महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, टोटली 2 डिफरेंट वर्टिकल्स। तो ऐसे नहीं कि पैन के एक जीएसटी नंबर इज इन कॉम्पोजिशन स्कीम, दूसरा इज इन नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन, नहीं, अगर होना है तो दोनों को भी कॉम्पोजिशन में, नहीं तो दोनों भी आउट ऑफ द कॉम्पोजिशन स्कीम। उसके बाद एवरी नोटिस और साइन बोर्ड जो भी उसके विसिनिटी में शॉप के या बिजनेस प्रोमाइसेस के डिस्प्ले में है उसमें उसका स्पेसिफिकली कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऐसे लिखना जरूरी है, अनिवार्य है। उसका जो भी वो बिल ऑफ सप्लाई निकालेगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो कभी भी टैक्स इनवॉइस नहीं निकालेगा, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। बिल ऑफ सप्लाई का फॉर्मेट है रूल्स में प्रिस्क्राइब किया हुआ, आप देख सकते हो। तो उस पे स्पेसिफिकली लिखना जरूरी है कि कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन द सप्लाईज ऑन द टॉप ऑफ द बिल। तो मतलब ये लिखने की क्या जरूरत है, तो इससे ऐसा है कि कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो जाए कि इसने फ्रॉडुलेंटली टैक्स भी रिकवर किया कस्टमर से और वो कॉम्पोजिशन से फिक्स रेट भी भर रहा है, तो वैसे ना हो इसके लिए he has to write composition taxable person not eligible to collect tax on supplies। तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो इसके लिए ये भी प्रोविजन है, कंडीशन है। इसके बाद आरसीएम ऑन इनवर्ड सप्लाई, भले वो टैक्स पे कर रहा है एक स्पेसिफाई रेट से, लेकिन जो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हमने कल देखा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कौन से गुड्स आते हैं, कौन से सर्विसेज आते हैं, अगर वो कोई भी प्रोक्योरमेंट कर रहा है उसी तरीके की तो उसको उस हिसाब से वो रेट से उसको टैक्स पे करना है आरसीएम पे, ना कि उसके कॉम्पोजिशन वाले रेट से। उसके बाद कॉम्पोजिशन सप्लायर्स अगर इसमें से कोई भी कंडीशन या प्रिस्क्रिप्शन फेल करता है तो ही विल बी ट्रीटेड एज द रजिस्टर्ड सप्लायर विद इफेक्ट फ्रॉम दैट डेट ऑन विच एनी सेड कंडीशंस आर नॉट कंप्लाइड विद। तो अगर ये कंडीशंस नहीं कंप्लाई होती है तो उसी दिन से उसको आउट ऑफ द स्कीम माना जाएगा। तो ये था दोस्तों डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द कॉम्पोजिशन स्कीम। आई थिंक इट इज वेरी straightforward but little bit it is complicated as well at some times। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स and most importantly subscribe to our channel Easy GST for you and press the bell icon to get latest updates from our channel। Thank you so much, have a great day।